दिन का हल्का हल्का उजाला फैलना शुरू हो गया था। मैंने शीशे में से देखा, हमारे पीछे कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। सड़क आगे जाकर दाएं जानिब घूम गई। मैंने गाड़ी उस सड़क पर डाल दी जहां एक जानिब ताड़ के दरख्त और दूसरी जानिब रिहायशी बंगले बने हुए थे। सड़क से संदरेजे उड़ उड़ कर गोलियों की तरह गाड़ी के नीचे टकरा रहे थे। मुझे डर था कि कहीं गाड़ी का इंजन फट ना जाए। ये पुरानी गाड़ी थी, इंजन से अजीब किस्म की आवाजें आना शुरू हो गई थी। मैंने रफ्तार कम कर दी और गाड़ी बंगलों के दरमियान वाली एक छोटी सड़क पर डाल दी। पोशाली ने चीख कर कहा, ये तुमने क्या किया? आगे सड़क बंद है। गाड़ी बंगलों के दरमियान वाली सड़क पर 25-30 मील की रफ्तार पर जा रही थी। अचानक सामने एक दीवार आ गई जिस पर जंगली बेल चढ़ी हुई थी। मैंने फौरन ब्रेक लगाए। गाड़ी दीवार से टकराते टकराते बची और एक धचके से रुक गई। हम तेजी से दरवाजा खोल कर बाहर निकले। पीछे देखा तो पुलिस की एक जीप हमारी तरफ बढ़ रही थी। हमें और तो कुछ न सूझा। सामने एक कोठी का गेट खुला था, हम उसमें घुस गए। हमें पुलिस की जीप के एकदम रुकने और सिपाहियों की आवाजें सुनाई थी। मेरा ख्याल था कि हम उस कोठी के अकबी सहन की दीवार फांद कर दूसरी कोठी में कूद जाएंगे और फिर वहां से किसी दूसरी सड़क पर निकल जाएंगे। मगर बदकिस्मती देखिए कि कोठी में जिस तरफ हम दौड़े वहां आगे गिराजा गया जिसका दरवाजा बंद था। पुलिस की आवाजें हमारे करीब आ रही थी। हमने एक छोटा सा अकबी दरवाजा देखा जो कोठी के अंदर जाता था। वो खुला था। मैं और पुशाली लपक कर अंदर घुस गए और दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। सामने एक राहदारी थी जिसके फर्श पर कालीन बिछा था। उस तरफ से किसी मर्द की भारी भरकम आवाज आई, कौन है? उसने उर्दू में पूछा था। मैंने पोशाली से सरगोशी में कहा, अब जो होगा देखा जाएगा, मेरे साथ आओ। और मैं उसे लेकर राहदारी में आगे बढ़ा। सामने एक कमरे के दरवाजे पर पर्दा लटक रहा था। मैंने जल्दी से पर्दा हटाया। सामने एक सुर्खो सफेद रंगत वाला पक्की उम्र का भारी भरकम बुजुर्ग, सर पर रुमाल डाले, धोती और बनियान में बलबूस, जाए नमाज पर कुरान शरीफ खोले बैठा था। उसका रुख पर्दे की तरफ ही था। मैंने जाते ही कहा, हम मुसलमान हैं, पुलिस हमारे पीछे लगी है, बाद में हम सब कुछ बता देंगे, इस वक्त हमें बचा लीजिए। ये कोई बात नहीं थी कि वो शख्स हम पर एतबार करके हमें पनाह दे देता, मगर जाने उस बुजुर्ग के दिल में क्या आई कि जल्दी से उठा, हमें सामने वाले कमरे में जाने का इशारा किया और खुद चप्पल पहनकर जिस दरवाजे से हम आए थे उस तरफ चल दिया। हम कमरे में घुस गए। ये छोटा सा स्टोर जिसका रोशनदान उस तरफ खुलता था जिस तरफ से हम भागकर यहाँ आए थे। बाहर पुलिस के सिपाही दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। ये वही गिराज के साथ वाला दरवाजा था जिसमें दाखिल होने के बाद मैंने कुंडी लगा दी थी। अब हमें पुलिस के किसी सिपाही या इंस्पेक्टर की उस बुजुर्ग से बातें करने की आवाज सुनाई थी। वो सिन्हाली में बातें कर रहे थे। बाद में पोशाली ने मुझे बताया कि वो पुलिस इंस्पेक्टर था और उसने मुसलमान बुजुर्ग से पुलिस इंस्पेक्टर ही कहकर अपना तारुफ करवाया था और पूछा था कि अभी अभी एक औरत और मर्द यहाँ भाग कर आए हैं, वो पुलिस को मतलूब है। उसके जवाब में बुजुर्ग ने कहा कि अंदर तो कोई नहीं आया, लेकिन मैंने ऊपर से एक आदमी औरत को गिराज की छत से दूसरी कोठी में कूदते जरूर देखा है। उन्होंने पतलूने और बुशर्ट पहन रखी थी। इस पर पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने सिपाहियों को चिल्लाकर कहा कि दूसरी कोठियों का मुहासरा कर लो, वो यहाँ से भाग नहीं सकते। जब हमें पुलिस के सिपाहियों के बाहर की तरफ भागते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी तो किसी कदर इत्मीनान सा हो गया। मगर एक बात यकीनी थी कि हमें मुहासरे में ले लिया गया था। हम इस कोठी में भी महफूज नहीं थे। न जाने इस बुजुर्ग का रवैया हमारे साथ क्या होगा, इसकी हमें कुछ खबर नहीं थी। चंद लम्हों में वो बुजुर्ग आ गए। उन्होंने स्टोर के दरवाजे को खोलकर मुझे और पोशाली को गहरी नजरों से देखा और फिर भारी आवाज में पूछा, तुम लोग कौन हो? सुर्खो सफेद चेहरे वाले बुजुर्ग टिकटिकी बांधे हमें देखे जा रहे थे। बाहर कोलंबो पुलिस इर्द गिर्द की सारी कोठियों को अपने मुहासरे में ले चुकी थी। कोठियों की लेन में वो टैक्सी भी यकीनन खड़ी होगी जिसमें फरार होकर हम इस मुसलमान बुजुर्ग की कोठी में घुस आए थे और उन्होंने हमारी खातिर झूठ बोलकर पुलिस को कोठी से बाहर भेज दिया था। अब वो स्टोर का दरवाजा खोले हमारे सामने खड़े थे। मैंने एक फर्जी कहानी जहन में घड़ ली। अपने मिशन में न जाने कितनी बार मुझे इस किस्म की फर्जी कहानियां घड़नी पड़ी थी। मैंने पोशाली की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरी बीवी सलमा है, मेरा नाम शमशेर अली है और मैं मद्रास शहर का रहने वाला हूँ। हम दोनों वहाँ एक इस्लामी दरसगाह में बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारी शादी को 2 महीने हुए हैं। हम छुट्टी लेकर सैलोन की सैरो सयाहत करने जहाँ आए थे। स्टेशन के पास एक होटल में ठहरे हुए हैं। आज सुबह सुबह समंदर में सूरज तुलू होने का मंजर देखने होटल से निकलकर पैदल ही सड़क पर जा रहे थे कि पुलिस ने हमें ये कहकर पकड़ लिया कि तुम दोनों बदमाश हो और हशीश स्मगल करते हो। उन्होंने हमारे पासपोर्ट भी छीन लिए और जबरदस्ती थाने ले गए। आप तो जानते हैं कि इस्लामी स्कूल में पढ़ाने वाले शरीफ मियाँ बीवी के लिए ये किस कदर बदनामी की बात है। हमने उन्हें बहुत कहा कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं और सैरो सयाहत की गरज से आए हुए हैं, मगर पुलिस ने हमारी एक न सुनी। बस यहाँ चौक में आकर हमें मौका मिल गया। एक टैक्सी खाली खड़ी थी। हम उसमें बैठकर भाग निकले, लेकिन आगे गली बंद थी। क्या करते हैं, आपकी कोठी में घुस आए। खुदा ने हमारी मदद की और आपने हमें पुलिस से बचा लिया। बस ये हमारी दर्द भरी कहानी है।
ये सारी फर्जी कहानी मैंने तमिल ज़बान में बयान की थी। चूँकि बीच में मुसलमान बुजुर्ग आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाते जा रहे थे, इसलिए मुझे सबूत मिला कि वो तमिल ज़बान समझते हैं। मेरी कहानी सुनने के बाद वहीं हमें कोठी के एक कमरे में ले गए जहाँ 2 पलंग बिछे थे, एक सोफा सेट भी पड़ा था। उन्होंने हमें बैठने का इशारा किया और बाहर निकलते हुए तमिल ज़बान में कहा, तुम लोग यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। जब वो बुजुर्ग चले गए तो पोशाली मुस्तरिब लहजे में बोली, कहीं ये शख्स पुलिस को खबर करने तो नहीं गया। मैंने कहा, अगर इसे पुलिस ही को इत्तला देनी होती तो हमें पुलिस से क्यों बचाता। मेरा दिल कहता है कि इसने हमारी फर्जी कहानी को सच समझा है। देखो क्या होता है, हम यहाँ से निकल भी तो नहीं सकते। बाहर चप्पे चप्पे पर पुलिस है। पुलिस ने अपनी मदद के लिए ताज़ा नफरी भी मंगवा ली होगी। पोशाली ने मायूसी से सर झुका लिया, बोली, मुझे तो लगता है कि ये शख्स हमें पुलिस के हवाले करने वाला है। थोड़ी देर बाद मुसलमान बुजुर्ग वापस आ गए। उन्होंने एक छोटी सी गोल ट्रे उठा रखी थी जिसमें डबल रोटी की स्लाइस, अनानास के ततले और चाय थी। ट्रे गोल तपाई पर रखते हुए बुजुर्ग ने कहा, मैं यहाँ अपने बड़े लड़के के पास रहता हूँ। वो अपने बच्चों को लेकर छुट्टी पर कैंडी गया हुआ है। तुम नाश्ता करो। और हाँ, उस बुजुर्ग ने पोशाली की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तुम्हारी बीवी अभी तक खामोश क्यों है? इसका रंग तो तमिल औरतों जैसा नहीं है, सिर्फ कश्मीरी और थोड़ी थोड़ी उर्दू जबान ही बोल सकती है। पोशाली ने बुजुर्ग की तरफ देखकर खास मशरकी अंदाज में आदाब किया और टूटी फूटी उर्दू में बोली, मैंने थोड़ी थोड़ी उर्दू सीख ली है। वो अब मेरी तरफ मुतवज्जे हुए, कहने लगे, तुम्हारा बयान सच्चा है या झूठा? मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। तुम मुसलमान हो, मैं भी मुसलमान हूँ। तुमने मुझसे पनाह मांगी। उस वक्त मैं अल्लाह की किताब के सामने बैठा था। मेरा फर्ज है कि तुम्हें पनाह दूं, लेकिन तुम ज्यादा देर यहाँ नहीं ठहर सकोगे। मेरा बेटा एक जिम्मेदार सरकारी अफसर है, उसकी यहाँ बड़ी इज्जत है। अगर पुलिस को पता चल गया कि हमने एक जोड़े को अपने यहाँ पनाह दी थी जो उनकी नजर में मुजरिम है, तो मेरे बेटे की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। मैंने उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, हम भी आपको किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहते। आपने हम पर बड़ा एहसान किया है। पुलिस के हटते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। बुजुर्ग ने चाय की प्याली में चमचा हिलाते हुए कहा, पुलिस अभी यहाँ से नहीं हटेगी। आप लोग यहाँ नए नए आए हैं, आपको खबर नहीं कि पुलिस ने यहाँ मुनशियात के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है। जिस पर उसे मुनशियात की स्मगलिंग का जरा सा भी शक हो, पुलिस उसका पीछा नहीं छोड़ती। मैंने चाय का कड़वा घूंट लिया और बोला, क्या आप हमें इतनी इजाजत नहीं देंगे कि हम रात होने तक यहाँ छुपे रहें? रात के अंधेरे में हम खुद ही यहाँ से किसी तरफ निकल जाएंगे। वो बोले, ये बात हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। पुलिस ने तुम लोगों को हमारी कोठी से निकलते देख लिया तो मेरे बेटे का नाम मुश्तबा लोगों की फहरिस्त में आ जाएगा। मैं चुप हो गया। बुजुर्ग भी खामोश हो गए। लगता था कि वो कुछ सोच रहे हैं। जरा खामोशी के बाद वो बोले, कोठी में 2 नौकर काम करते हैं, वो इस वक्त भी कोठी में ही है। मैं नहीं चाहता कि उन्हें तुम्हारी भिनक भी पड़े। फिर उन्होंने चाय की प्याली मेज पर रखी और उठ खड़े हुए, तुम दोनों इसी कमरे में रहना, बाहर मत निकलना। मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। ऊंची आवाज में बात भी मत करना। बाथरूम ये सामने कोने में है। इस अरसे में मैं कुछ सोचता हूँ कि तुम्हें यहाँ से कैसे निकाला जा सकता है। वो चले गए तो पोशाली ने मेरी तरफ देखा। मैंने आहिस्ता से कहा, फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। ये शख्स जानदार और सच्चा मुसलमान है। चंद लम्हों के बाद दरवाजे पर ताला लगाने की आवाज आई। मैंने कमरे का जायजा लिया। उसमें कोई खिड़की नहीं थी। ऊपर दीवार के साथ 2 रोशनदान ही थे जिनसे ताज़ा हवा अंदर आ रही थी। हमने मज़े से नाश्ता किया और सरगोशियों में बातें करने लगे। फिर हम बारी बारी गुस्ल करके ताज़ादम हो गए। दोपहर में बाहर दरवाजे का ताला खुलने की आवाज़ आई। वही बुजुर्ग अंदर आए थे। कहने लगे, मैंने दोनों नौकरों को मार्केट से कुछ चीज़ें खरीदने के लिए भेज दिया है। वो 1 घंटे से पहले नहीं आएंगे। आओ दूसरे कमरे में चलकर खाना खा लो। दूसरे कमरे में मेज़ पर खाना लगा हुआ था। बड़ा पुरतकल्लुफ़ खाना था। चावल, मछली का सालन और मछली के ही कबाब भी थे। हमने मज़े से खाना खाया। खाने पर उस बुजुर्ग ने बताया कि वो बदायूं के रहने वाले हैं। उनके बेटे ने कोलंबो में एक सिंहाली औरत से शादी की थी और फिर यहीं आबाद हो गया। अब वो साल में 6 माह बदायूं से अपने बेटे के पास आकर गुजारते हैं। मैंने एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मुझ पर एतबार किया और मुझे वो नहीं समझा जो पुलिस समझ रहे हैं। वो बोले, दिलों का हाल सिर्फ अल्लाह ही जानता है। मैंने तुम दोनों को सिर्फ मुसलमान समझकर पनाह दी है। हो सकता है कि अगर मैं उस वक्त कुरान शरीफ ना पढ़ रहा होता तो तुम्हारे बारे में कोई दूसरा फैसला करता, लेकिन अब तुम मेरी पनाह में हो और मैं तुम्हें किसी ऐसे तरीके से यहाँ से निकालूंगा कि कम से कम इस इलाके में पुलिस तुम्हें ना पकड़ सके। लेकिन इसके एवज मैं तुमसे सिर्फ एक बात चाहूंगा, और वो ये कि अगर खुदा न खास्ता तुम पुलिस के हत्थे चढ़ जाओ तो किसी सूरत में भी इस कोठी का नाम न लेना। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि अगर ऐसी बात हो गई तो मैं हर किस्म का पुलिस का तशद्दुद बर्दाश्त कर लूंगा, मगर उनका जिक्र हरगिज़ नहीं करूंगा।
खाने के बाद उन्होंने एक बार फिर हमें बेडरूम में पहुंचा दिया। वापस जाते हुए कहने लगे, दोनों नौकर रात को चले जाते हैं, उसके बाद तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए कोशिश करूंगा। मैं एक बार फिर बाहर से ताला लगा रहा हूँ क्योंकि नौकर आने वाले हैं। रात को 9 बजे नौकर चले जाएंगे, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा। ये कहकर बुजुर्ग चले गए और उन्होंने दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। पेट भर कर खाना खा लिया था, इसलिए नींद आ गई। आंख खुली तो दीवार पर लगी हुई घड़ी शाम के 5 बजा रही थी। हमने उठकर मुंह हाथ धोया और वक्त गुजारने के लिए चाणक्य प्लान की बाजियाबी के बारे में गुफ्तगू करने लगे। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता जा रहा था, जिसकी वजह से कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या वक्त हुआ है। दो एक बार हमें बाहर से अपने मोहसिन बुजुर्ग और नौकर की आवाजें भी सुनाई थी। थोड़ी देर बाद गाने की धीमी धीमी आवाजें आने लगीं और कुछ देर बाद ये आवाज भी बंद हो गई। हम दोनों तारीख कमरे में चुपचाप बैठे 9 बजने का इंतजार करते रहे। सारी कोठी में खामोशी छा गई। दरवाजा खुला, राहदारी में जलते बल्ब की धीमी रोशनी एक गुबार की तरह कमरे में दाखिल हुई। मुसलमान बुजुर्ग कमरे में खड़े थे। उन्होंने अंदर आते ही दीवार पर बटन दबाकर कमरे की बत्ती रोशन कर दी। बोले, दूसरे कमरे में आकर खाना खा लो। वो हमें अपने साथ दूसरे कमरे में ले गए। मेज पर खाना सजा दिया गया था। हम खाना खाने बैठ गए। वो कहने लगे, पुलिस ने सारे इलाके को घेरे में लेकर एक एक कोठी की तलाशी ली। मुझसे मोहल्ले के कुछ लोग मिलने भी आए थे कि पुलिस किस सिलसिले में तलाशियां ले रही है। मैंने कहा, भाई मुझे तो कुछ नहीं मालूम। कहते हैं कि कोई स्मगलर फरार हो गया है। तुम्हारी टैक्सी वो पुलिस स्टेशन ले गए हैं, लेकिन मुझसे पूछने फिर कोई नहीं आया। मैंने ममनूनियत का इजहार किया तो वो बोले, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें निकालने का यहाँ से एक ही तरीका सोचा है, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम कहाँ जाओगे। अगर होटल में गए तो पुलिस मुमकिन है पहले से वहाँ मौजूद हो। जहाँ से बावर्दी पुलिस तो जा चुकी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि CID के 2 एक आदमी चौक में इलाके की जरूर निगरानी कर रहे होंगे। मैंने कहा, मोहतरम आप हमें किसी तरीके से यहाँ से निकाल दें, आगे हम खुद संभाल लेंगे। वो जरा तुर्श लहजे में बोले, मगर बंदा खुदा तुम जाओगे कहाँ? मैंने कहा, आप हमें लाइट हाउस के करीब किसी जगह पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा, क्यों नहीं, लेकिन वहां तुम किसके पास रहोगे? मैंने यूं ही कह दिया, वहां हमारे शहर का एक जानने वाला रहता है, हम उसके पास चले जाएंगे। वो रात को हमें किसी गाड़ी में बिठाकर जाफना की तरफ रवाना कर देगा। ठीक है। मुसलमान बुजुर्ग ने खाना खाते हुए अस्बात में सर हिलाया। बाद में उन्होंने हमें तरीक़ाकार बताया। मैंने इस मामले पर बड़ा गौर किया, लेकिन एक ही नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मुझे खुद ही तुम्हें यहाँ से ले जाना होगा। तो मेरी गाड़ी की पिछली नशिस्तों पर गंबलों के नीचे छुप जाना। पैदल जाने की सूरत में मुझे डर है कि पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। इस वक्त हम वहाँ से किसी न किसी तरह निकलना चाहते थे, क्योंकि हम बहरहाल खतरे के इलाके में थे। अगर पुलिस को शक हो जाता तो हमारा गिरफ्तार हो जाना यकीनी था। मैंने फौरन इस तजवीज़ को मंजूर कर लिया। मुसलमान बुजुर्ग ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी की तरफ देखकर कहा, हम पूरे 11 बजे यहाँ से निकलेंगे। जब 11 बजे तो हमारे मोहसिन बुजुर्ग ने हमें साथ लिया और बाहर गैराज में ले आए, जहाँ एक छोटी गाड़ी खड़ी थी जिसकी पिछली नशिस्तों पर कंबलों का ढेर लगा हुआ था। बुजुर्ग ने आहिस्ता से कहा, इन कंबलों के नीचे घुसकर अपने आप को अच्छी तरह से छुपा लो। ये इलाका गुजर जाए तो फिर मुंह बाहर निकाल लेना। हमने ऐसा ही किया। गाड़ी स्टार्ट हुई और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खिसकती गिराज से निकल गई। हम कंबलों के नीचे इस तरह गठरियां बनकर पड़े थे कि पोशाली का कंधा मेरे एक कान के बिल्कुल साथ था। हमारा सफर खासा तवील साबित हुआ, लेकिन रास्ते में कोई गैर मामूली बात न हुई। गाड़ी रुक गई। मुसलमान बुजुर्ग की आवाज आई, अब तुम बाहर निकल सकते हो। हम कंबल हटाकर बाहर निकल आए। जिस जगह गाड़ी खड़ी थी वो साहिल समंदर का इलाका था। वो बोले, ये लिविनिया बीच का आखिरी किनारा है। मैं यहाँ तक ही तुम्हें ला सकता था, इससे ज्यादा मैं तुम्हारी मदद करने से माजूर हूँ। मैंने उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। सिर्फ इतना ही बता दीजिए कि लाइट हाउस वाली सड़क यहाँ से किस तरफ है, क्योंकि वहाँ से हमें अपना होटल नजदीक पड़ेगा। मुसलमान बुजुर्ग ने दूर नारियल के झुंड की तरफ इशारा किया। हम गाड़ी से बाहर निकल आए। हमने एक बार फिर उनका शुक्रिया अदा किया। मुसलमान बुजुर्ग जरा सा मुस्कुराए और बोले, अगर तुम मुझे बता भी देते कि तुम्हारा ताल्लुक पाकिस्तान से है, तब भी पुलिस को मैं कभी इत्तला न करता। तुम्हें देखते और तुम्हारी बोलचाल सुनते ही मैं समझ गया था कि तुम पाकिस्तानी हो और पाकिस्तान से यहाँ के मुसलमान किस दर्जा प्यार करते हैं, इसका अंदाज़ा तुम्हें मेरे रवैये से हो गया होगा। अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। मुसलमान बुजुर्ग ने गाड़ी मोड़ी और वापस रवाना हो गए। वो मुझे और पोशाली को हैरत में गुम छोड़ गए थे। पोशाली ने तड़प कर कहा, देखा तुमने, मैंने कहती थी कि इससे पता चल गया है कि हम गैर मुल्की जासूस हैं। मैंने पोशाली की तरफ चेहरा उठाकर कहा, पोशाली तुमने ये भी देख लिया होगा कि ये सब कुछ मालूम होने के बावजूद उस बुजुर्ग ने हमें अपने पास रखने और फिर आधी रात के अंधेरे में यहाँ तक पहुँचाने का खतरा मोल लिया है। आखिर क्यों? महज इसलिए कि यहाँ के मुसलमान भी पाकिस्तान से बेलौस प्यार करते हैं। पाकिस्तान को ये लोग भी हमारी और दूसरे मुसलमान मुल्कों की तरह इस्लाम का नाकाबिल शिकस्त कला समझते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है और यहीं से इस्लाम की निशात सानिया का आगाज होगा।
ہم درختوں کے ساتھ ساتھ لائٹ ہاؤس کی روشنی کی طرف چل دیے۔ اس وقت میرا دل بھی اسلام اور پاکستان کے پرجوش جذبات سے لبریز ہو گیا تھا۔ خوشحالی میری باتوں سے کافی حد تک متاثر ہو گئی تھی۔ پاکستان سے اسے بھی بہت محبت تھی۔